हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आप सबको मेरी तरफ से आज का दिन बहुत बहुत मुबारक और आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, राज़ी खुशी होंगे और अपनी फैमिली के साथ वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज कुछ स्टोरीज़ में क्या बताऊँ, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसा नहीं कि नहीं हुई हैं या ऐसा नहीं कि हमेशा होती रही हैं, लेकिन ज़िंदगी अम, एक गाना याद आ गया। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। गा के नहीं सुना रही हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, किसी ने ये कहा था तो ठीक है। तो जी, जिंदगी अगर गम का सागर है तो हमें उस गम को पार करके आगे भी बढ़ना है, क्योंकि चलते रहना ही जिंदगी है। और जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होता है, सुख दुख आते रहते हैं और ऊंच नीच होती रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं हम जीना छोड़ दें। जिंदगी ऊपर वाले ने दी है तो उसको अच्छे से जियो, उसको उसकी रजा में जियो। जैसा वो ऊपर वाला चाहता है वैसे जियो। जो वो आपकी झोली में डाले उसको कबूल करो और उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हर एक्सपीरियंस के पीछे एक टीचिंग होती है। हर बात जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अलबत्ते अगर हम हर चीज को पॉजिटिवली सोचें, उसको नेगेटिव ना लें। नेगेटिव लेने के लिए तो छोटी छोटी सी चीज को भी नेगेटिव लिया जा सकता है। तो हर चीज को पॉजिटिवली सोचें और अपने रब का हुक्म मान के हर उस बात से गुजरते जाएं जो उसने आपकी झोली में डाली है। तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में अनेकों चीजें होती रहीं और जिंदगी आगे बढ़ती रही। और मैं एक ऐसी औरत हूं जो हर रोज नए नए काम करने में बहुत खुशी महसूस करती हूँ, जैसे वो मेरे लिए चैलेंजेस होते हैं। तो अब मैंने क्या किया, अपनी जॉब चल रही है, सब कुछ है, मदर भी ठीक हो रही हैं, सब अच्छा हो रहा है। और एक रिलेटिव की शादी थी, हम लोग अमेरिका गए, वहाँ से घूम फिर के आए। बेटा भी अमेरिका में था, वो भी आया, वहाँ पे मिला और सब ठीक चल रहा है। तो जी, वापस आके ठीक से डेट्स याद नहीं है, इतना गौर नहीं किया, लेकिन एक दिन एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा। उसमें लिखा था, अपनी सैलरी आप खुद लिखें, जितना आप कमाना चाहते हैं वो अपना चेक अपने लिए खुद लिखें। लेकिन ये नहीं बताया काम क्या है। तो जैसे एक क्यूरियोसिटी सी दिमाग में होती है कि ये कैसा काम है जहां आप जितना चाहो कमाओ, जहां आप अपना चेक खुद लिखो कि हमें इतना अमाउंट कमाना है या इतना हमने कमा लिया। तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा आप आइए, आपका इंटरव्यू होगा, तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे इस काम के लिए। मैं गई वहाँ पे, उनसे बातचीत की। तो बड़ा चैलेंजिंग काम जो मैंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं, ना उसके बारे में कभी सोचा, ना कोई मेरे को 1% भी उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन अंदर से दिल को था कि ये काम है क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये काम है जैसे आप किसी के घर की डिज़ाइनिंग करते हो, किसी के घर के लिए आप पूरा लेआउट करके, लेआउट का मीनिंग है कि उसको एक एक चीज़ बतानी कि कैसे करना है, क्या है। तो ऐसे ही होता है जब लोग किचन्स बनवाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक अलमारी उठाई यहाँ लगा दी, ये ठीक है सामान रखने के लिए, यहाँ पे सिंक लगा दिया, यहाँ पे गैस कुकर आ जाएगा, वो नहीं है। जो प्रोफेशनल किचन्स होती हैं, वो प्रोफेशनल ही डिज़ाइनर होते हैं जो किचन्स को डिज़ाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू किचन्स की कबर्ड्स बनती हैं। और फिर उनके वो जो डोर्स होते हैं सामने कबर्ड्स में, तो वो भी लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा वाला चाहिए, ये रंग चाहिए, वो चाहिए। तो वो सारा जो है वो डिज़ाइनिंग का काम होता है, कंप्यूटर्स पे होता है। तो आपको वो करना सीखना था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा चलो ट्रेनिंग पे जाके देखते हैं।
तो ट्रेनिंग थी वहाँ पे 2 दिन की और घर से बहुत दूर था। 5 घंटे के करीब वहाँ 5 या तकरीबन 4 घंटे, 4 घंटे की ड्राइव करके गई अपने घर से। वहाँ उन्होंने होटल में अकोमोडेशन दी थी और सारे लोग जिन्होंने अप्लाई किया था वो सब वहाँ ग्रुप आया हुआ था, मैं अकेली नहीं थी। तो सबको अपना अपना कमरा रहने के लिए मिला था, ये भी नहीं था कि किसी के साथ शेयर करना है। तो जी मैंने वहाँ पे रही, सब काम सीखा। उसके बाद हमें बताया गया कि अगर हम जॉइन करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ किस इलाके में हमें जॉब दी जा सकती है, और उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट्स दी जाएंगी। उन अपॉइंटमेंट्स में जाके हमने क्लाइंट्स को मिलना है और उनके किचन का मुआयना करना है और उसके अकॉर्डिंग टू उनको प्रोडक्ट दिखा के उनकी किचन को हमने डिज़ाइन कंप्यूटर पे बना के उनको दिखाना है, और अगर वो सेलेक्ट करें तो वो ऑर्डर कर देते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी पे होगी कि हम कितने लोगों को वो किचन के लिए इम्प्रेस करते हैं, अच्छा डिज़ाइन दिखाते हैं और प्राइसिंग वगैरह गुड है, तो वो कस्टमर जो लेगा उसमें उसके हिसाब से हमारी सैलरी होगी। तो मुझे काम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो अपनी जॉब को छोड़ के जो ठीक ठाक चल रही है, मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो शुरू हुआ काम, जगह जगह जाना है और दूर दूर जाना होता था, और घर पे माँ बच्चों को देख रही थी। तो एक्सक्यूज मी। तो जी मैंने वो काम जब शुरू किया, शुरू शुरू में मेरे को इतना नहीं पता चला कि लोगों को कैसे करना है, बताना है, क्या करना है। तो मेरे मैनेजर ने एक दिन मुझे ऑफिस में बुला के उसने समझाया कि कोई भी चीज़ जब आप किसी को दिखाने लगे हो तो आप उस सामान को बाद में सेल करते हो, पहले अपनी पर्सनैलिटी को सेल करते हो। अब देखिए, आप मेरे पास वाईटी पे आए हैं, आपको नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ, मैं क्या कहने वाली हूँ, लेकिन मेरी बातों से आप सब खुश होते हैं। हो सकता है कोई ना भी खुश होता हो मैं खुद को ऐसे ही कहती जा रही हूँ, लेकिन बहुत दोस्त हैं इसलिए कह रही हूँ, दुश्मन कम है। तो ऐसे ही उन्होंने समझाया कि लोगों को पहले आपको पसंद करना है, तब आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। अगर आप जाते ही वहाँ पे पहले फटाफट उनको सामान दिखाने में लग गए हो, फटाफट उनका सब कुछ मेजर करने में लग गए हो, तो लोगों को लगता है ये तो फोर्स करने आए हैं हमें कि हम इनसे सामान खरीद लें। तो मैंने उसकी बात मानी और फिर नेक्स्ट मैंने काम शुरू किया, और माशाल्लाह जब काम शुरू किया तो जैसे आप मेरे साथ जुड़े हैं ऐसे ही वहाँ पे मुझे क्लाइंट्स मिले, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, 6 महीने में मैंने 3 अवार्ड्स जीते और एक मैंने गोल्ड अवार्ड की कंपनी में मेरी सबसे हाईएस्ट इनकम हुई। तो ये होते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करना। ज़िंदगी में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। मुझे एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया, और जब मुझे बताया गया कि मेरा हाईएस्ट प्राइज़ है, मुझे गोल्ड अवार्ड मिला, तो बहुत खुशी हुई। सर्टिफिकेट मिला कि मैंने गोल्ड अवार्ड जीता है। और उसके पहले जो 2 अवार्ड थे उसमें से एक था कि यहाँ यूरोप में जगह है स्पेन, तो स्पेन का ट्रिप मिला हमें। वहाँ हमें 3 दिन का ट्रिप, आराम से जाइए आप अपने ग्रुप के साथ, और भी लोग थे उस कंपनी से, बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पे। तो वहाँ जाके हमें होटल में रहने का, पास में सी था, सी साइड पे हम लोग जाएं, बाज़ार वगैरह जाएं, शॉपिंग करें। बहुत अच्छी जगह है, स्पेन की जगह बार्सिलोना सिटी है जहाँ का मैंने ट्रिप विन किया था। तो वहाँ भी गई, और एक अवार्ड जो विन किया वो था लाइव बॉक्सिंग देखने का। ज़िंदगी में कभी बॉक्सिंग टीवी पे भी नहीं देखी, लेकिन क्योंकि ज़्यादा इस काम में मर्द काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरे दूसरे प्रोफेशन में भी तो मर्द होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बॉक्सिंग के लिए उन लोगों ने चैलेंज रखा था,
और बहुत वेल नोन हस्ती जिनकी बॉक्सिंग का चैम्पियनशिप का उनका मुकाबला था, तो वो भी हमें लाइव देखने का मौका मिला, जिसकी टिकट्स काफ़ी महंगी होती हैं, तो वो भी मैंने अवार्ड जीता। तो ऐसे ही ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कभी कुछ एक्सेप्ट किया, कभी कुछ एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ती रही, लेकिन हादसे भी साथ साथ होते रहे। एक हादसा यही काम करते करते हुआ कि मैं तो काम पे थी, माँ आती थी बच्चों को खाना बना के दे के चले जाना, और शाम को बच्चे जब स्कूल से आए तभी उनको देखना, और फिर उनको शाम का खाना खिला के फिर घर चली जाती थी। कभी घर घर से खाना बना के ले आती थी। तो ऐसे ही एक दिन वो घर में बैठी हुई, मेरे ख्याल से वीकेंड था, लेकिन मैं जॉब सातों दिन करती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने थोड़े घंटे काम किया और घर पे बैठ गई, हमेशा सातों दिन काम किया। तो मैं काम पे थी, तो अचानक मुझे फ़ोन आया कि माँ कुछ सब्जी वगैरह काट रही थी खाना बनाने के लिए उस दिन। तो एकदम से उनको सर में बहुत सख्त दर्द हुआ, तो उन्होंने मेरे फादर से बोला कि मुझे पैरासीटामोल की गोलियां जो होती हैं दर्द के लिए हर जगह ली जाती हैं, कि मुझे गोली ला के दे, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो नॉर्मली मेरे डैडी जो थे वो बहुत गुस्सा करते थे कि बेकार में गोलियां, ज़रा सा कुछ हुआ गोलियां खा लो, तो वो गुस्सा करते थे, कहते ज़रा सा सर दर्द है उसके लिए गोलियां मांग रहे हो, ऐसे ही पानी वानी पियो या कुछ करो उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ ने बहुत एकदम चिल्ला के बोला कि मेरा सर फट रहा है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे प्लीज़ गोलियां ला के दो। तो वो घबरा के एकदम अंदर गए, बेडरूम में जाके देखने लगे, तो उनको मिल नहीं रही, समझ नहीं आ रही कि कहाँ हैं गोलियां पड़ी हुई। और जब तक मिली है 1-2 मिनट की बात है, तो जब वो लेके आए कमरे में, तो माँ नीचे गिरी हुई थी। उनको स्ट्रोक हुआ था और बहुत सीवियर स्ट्रोक हुआ। उनकी लेफ्ट साइड सारी पैरालाइज्ड हो गई थी और उनको होश नहीं था बिल्कुल भी। तो फादर बहुत घबरा गए, उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, मेरे घर में फ़ोन करके बच्चों को बताया कि मुझे बताएं। तो मैंने जल्दी से काम से छुट्टी ली और मैं वापस घर आई। हॉस्पिटल पहुंची तो माँ की हालत ठीक नहीं थी और वो ऐसे ही बस इमरजेंसी में लेटी हुई हैं, और थोड़ी उस दिन हॉस्पिटल से नेग्लिजेंस हुई। हॉस्पिटल ने बोला कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कोई डॉक्टर अभी आया नहीं है, हमने उनको बता दिया है। और क्योंकि उस हॉस्पिटल में माँ का पहले भी इलाज होता था, तो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह थे उनके पास। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि देखते हैं ओल्ड हैं, इनको पहले से ही बहुत बीमारियां हैं, हार्ट अटैक हो चुके हैं, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और दवाइयाँ चल रही हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर भी किया जाता है। यहाँ भी ये होता है। तो जी करते करते सारी रात निकल गई, लेकिन माँ को बिल्कुल ना होश आया, ना किसी ने देखा। बहुत बहुत ज़्यादा उस दिन मुझे गुस्सा आया अपने हेल्थ सिस्टम पर, कि जहाँ इतना माना हुआ है हॉस्पिटल और यहाँ की जो हेल्थ केयर सर्विस है उसके बारे में भी इतना माना गया है, लेकिन हमारी आंखों के सामने देखें क्या हुआ है। माँ का जो स्ट्रोक था, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रोक क्या है कि ब्रेन में क्लॉट आता है और उससे ब्रेन में स्वेलिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और जहाँ जहाँ वो ब्लीडिंग होती है या जहाँ क्लॉट से आपका उस हिस्से में ब्लड सप्लाई जब ख़त्म हो जाती है, आपका वो हिस्सा ब्रेन का काम करना ख़त्म हो जाता है। और माँ का यही हुआ कि उनके पूरा लेफ्ट साइड, उनकी बाजू, उनकी लेग, सब कुछ उनका चलना बंद हो गया था। तो जब मैंने बाद में डॉक्टर्स पे जो काम करने वाले बाकी वहाँ पे अटेंडेंट्स थे, उन पे बहुत शाउट किया कि पूरी रात आप लोगों ने ऐसे इनको निकाल दिया है, तो वो कहने लगे कि हमारे इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा आज का दिन बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स को देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि सीरियस केसेस और बहुत आए हैं। जो भी है, मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ था। अगर चाहते तो मेरी माँ भी सीरियस थी, उनको भी देख सकते थे। तो बाद में उनका स्कैन वगैरह करके उनको वार्ड में शिफ्ट किया
लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो गया बॉडी का। तो उनको वार्ड में जब शिफ्ट किया, सुबह हम लोग गए तो मेरे फादर बहुत घबराए हुए थे। उनके दिमाग में हज़ारों बातें घूम रही थी कि अब आगे क्या होगा। इंडिया में उनका घर है, माँ अब इस हालत में कभी इंडिया नहीं जा सकेगी, और अगर वो ठीक होंगी तो उनको संभालना, उनको कैसे देखेंगे, क्या होगा, क्योंकि वो तो उनका एक साइड ही पूरा पैरालाइज है, तो कैसे लुक आफ्टर करेंगे। हालांकि सारी फैमिली साथ है, लेकिन वो उनके हस्बैंड हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो उनको फिक्र था। तो मेरे से मेरे फादर ने बात की कि अगर तुम कुछ दिन माँ की केयर करो तो मैं इंडिया फटाफट जाके अपना घर सेल करके जो भी कीमत पे बिके मैं वो करके वापस आ जाता हूँ, ताकि जब तक माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो फादर यहाँ पास में हूँ और हम उनकी प्रॉपर केयर कर सकें। अभी तो हॉस्पिटल में है तो इतना कुछ नहीं है, हॉस्पिटल वाले देख रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में है, मैं रोज़ाना हॉस्पिटल तो आऊँगी और मैं उनकी केयर करूँगी जो भी है, लेकिन आप अपना ध्यान रखें। और घर अपना था, खाली पड़ा हुआ है, तो जाके उसको बस खोलना है, उसमें से सामान निकालना है, और एजेंट्स तो झट मिल जाते हैं सेल करने के लिए। तो फादर गए वहाँ, लेकिन इतनी टेंशन में जाना और सब वहाँ का देखना, घर तो उन्होंने फटाफट सेल कर लिया, लेकिन उसी बीच फादर को सीवियर हार्ट अटैक आ गया, बहुत ज़्यादा। एक हार्ट अटैक उनको पहले हुआ था। तो बिल्कुल हमारे घर के सामने मेरी माँ के कज़न भाई वो रहते हैं, उनका घर था। अब तो वो भी फौत हो चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह सबको जन्नत नसीब करे उनको। तो उन्होंने जल्दी से मेरे फादर को हॉस्पिटल एडमिट करवाया, उनको आईसीयू में रखा गया। तो उनकी हालत भी जैसे एक सीवियर हार्ट अटैक के बाद होती है वही थी। तकरीबन 1 महीना गुजर गया, लेकिन फादर को वहाँ से रिलीज नहीं कर रहे थे, और हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे बार बार उनको एवरी डे जाके देख रहे थे। तो फादर को वहाँ वो देख रहे हैं और इधर माँ को। मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर स्कूल से लेना, काम भी छोड़ना पड़ा, और माँ को भी रोज़ाना जाके देखना, क्योंकि हॉस्पिटल में केयर नहीं हो रही थी। मेरे ख्याल से ओल्ड लोगों की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। तो नर्सिस ने भी आना, उन्होंने सोचा एक साइड पैरालाइज है, एक तो चलती है, तो सामने जो खाना आना उन्होंने ट्रॉली पे, वहाँ साइड में टेबल है, वहाँ खाना रख देना, और सोचना इनको अभी उठाएंगे, इनको खिलाएंगे, तब तक पड़ा हुआ खाना ठंडा हो जाना। माँ जैसे डिप्रेशन में जाती जा रही थी कि उनकी क्या हालत हुई है, और उनको पता भी नहीं था कि फादर कहाँ हैं। वो और भी घबरा रही थी कि क्या हुआ। तो मैंने एक दिन वहाँ सीनियर डॉक्टर से मीटिंग की, और मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ को आप डिस्चार्ज कर दें, मैं खुद इनकी केयर करूँगी। तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि आप श्योर हैं आप इनकी केयर कर सकेंगी? तो मैंने कहा मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने फिर से मेरे को पूछा, मेरे से पेपर साइन करवाए। तो मैंने उनसे कहा यहाँ भी क्या केयर हो रही है, सारा दिन तो आके मैं ही कर रही हूँ। और मैं क्या करती थी सारा दिन वहाँ वार्ड में, जब बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मैंने माँ को जैसे उनका टॉवल वगैरह गीला करके, या कई बार उनको व्हीलचेयर में डाल के बाथरूम में ले जाना, उनको शावर देना, उनको तैयार करना। तो 6 रूम का वो वार्ड था, तो वहाँ पे जो बाकी बूढ़े थे ना, उनको देख के इतना वो आया कि देखो इनके घर के कितनी इनकी केयर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम विश करते हैं, हम सोचते हैं कभी हमारे घर के भी आते और हमें भी कोई नहला देता, क्योंकि हमें नहाए हुए कितने दिन हो गए। तो मैंने वहाँ हॉस्पिटल से बोला अगर वो माइंड ना करें तो क्या मैं दूसरे पेशेंट्स को भी नहला सकती हूँ। तो उन्होंने तो शुक्र किया कि कोई और आके फ्री में उनकी हेल्प कर रहा है। तो मैंने वहाँ पे जितने दिन माँ रही, माँ को करना, तो साथ में दूसरे पेशेंट्स को भी मैंने व्हीलचेयर में ले जाके उनको भी नहला के साफ कपड़े पहना देने, और पेशेंट्स बहुत खुश थे।
तो वो सब देख के डॉक्टर्स ने भी मेरे को कहा कि हाँ, आप माँ को घर ले जाएं। तो माँ को घर लेके आई, उनकी व्हीलचेयर साथ मिली। तो व्हीलचेयर पे बिठा के उनको एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना, फिर उनको बिल्कुल उठा के बच्चे की तरह ऐसे पिक करके व्हीलचेयर से उठा के उनको सोफे पे बिठाना, वहाँ से उठा के व्हीलचेयर में, फिर वहाँ से लेके बेड में, और टॉयलेट के लिए भी ऐसे ही। तो कर रही थी, और उन दिनों तो हिम्मत भी बहुत थी। मैं ऐसे उठा लेती थी माँ को जैसे किसी बच्चे को आप उठा रहे हो, इतनी ताकत थी। या वही ऊपर वाला दे देता है, या उसने मुझे शुरू से ही ऐसे स्ट्रांग बनाया कि मुझे जिंदगी में ये सब काम करने हैं। तो कर रही थी, तो फिर मेरी एक भाभी और छोटा भाई, वो लोग हमारे पास आ गए लंदन, कि मैं अकेली बच्चों को भी देखूं, माँ को भी देखूं, कैसे करूं। तो उनकी बहुत हेल्प हुई कि कम से कम जितना देर फादर वहाँ इंडिया में थे, तो यहाँ भाई ने, भाभी ने, उन्होंने माँ का घर संभाल लिया, और मैं बच्चों को देखने लगी। और बीच बीच में मैं आके माँ को भी जब उठाना होता और बेड पे लिटाना है सब। लेकिन माँ बहुत डरती थी कि अगर वो नीचे गिर गई तो क्या होगा, उनकी साइड नहीं चल रही है तो क्या होगा। उनको बहुत बताने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। तो बस ऐसे करके 1 महीना गुजरा। 1 महीने के बाद फादर घर आए। जब उन्होंने खुद अपने आप को डिस्चार्ज करवा लिया आईसीयू से कि बहुत हो गया, मैं 1 महीने से यहाँ बैठा हूँ, मैं खुद को आप खुद संभाल सकता हूँ, तो डिस्चार्ज करवा के उन्होंने फिर अपनी फ़्लाइट बुक की और वापस आ गए, और मुझे कहा कि मैं सुबह पहुँच रहा हूँ। और तब तक फिर भाई और भाभी वापस चले गए थे, और फादर इतना भी नहीं वेट किया कि मैं एयरपोर्ट जाके उनको लेके आऊँ, खुद ही टैक्सी लेके एयरपोर्ट से घर आ गए। लेकिन जब तक वो घर पहुँचे, उनकी हालत कैसी थी, कैसे उस दिन हुआ, ये मैं आपको कल वाले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि ये भी आगे थोड़ी लंबी कहानी है, और आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पार्ट जो ज़िंदगी का चल रहा है, तो कल भी ज़रूर देखिएगा और इसको भी पूरा देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए, और याद रखिए, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज।